नमस्कार। अनवारुल हसन की तरफ से रेडियो नाटक में संवाद लेखन, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। रेडियो नाटक है क्या? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। रेडियो नाटक, टेलीविज़न में जो नाटक हैं वो नाटक, या जो स्टेज पे नाटक होते हैं, उनमें अंतर क्या है? कौन से वो नाटक हैं जो हम रेडियो में कर सकते हैं? इनका चयन कैसे करें? इनको लिखें कैसे? लिखने के लिए किन बातों का हम ध्यान रखें? ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। अब जो रेडियो नाटक है उसे हम श्रव्य नाटक भी कहते हैं, क्योंकि हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो लेखन को हम करने से पहले वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से, ये भी कह सकते हैं कि मूल उपकरण हैं जिनका हम ध्यान रखें कि हम किस तरह से किन किन चीज़ों को लेकर उस नाटक को लिखते हैं। जब हम किसी पुस्तक में नाटक को पढ़ते हैं वो अलग तरह से होता है। वो आप उसके चित्र बनाते जाते हैं अपने मस्तिष्क पटल पर और आगे बढ़ते जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम देख रहे हैं। और यही बात मैं रेडियो के लिए भी कहता हूँ। रेडियो को ब्लाइंड मीडियम कहा जाता है कि हमें उसमें दिखाई नहीं पड़ता कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जब रेडियो को सुनते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क पटल है, मानस पटल है, उस पर कुछ चित्र बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेडियो को यूं ही सुन रहे हों। जब आप किसी एंकर को भी सुन रहे होते हैं, काफ़ी दिन सुनते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं, तो आप उसकी भी एक तस्वीर बना लेते हैं। आपको अंदाज़ा लगता है उसकी आवाज़ से कि वो शायद कैसा हो, उसकी बातों से लगता है कैसा हो। तो ऐसे ही रेडियो नाटक भी है। जब आप उसे सुन रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको एक शब्द चित्र के माध्यम से देख रहे होते हैं। ध्वनियों के माध्यम से विभिन्न विषयों, व्यक्तियों, घटनाओं और भावों को कैसे व्यक्त किया जाता है, ये मुख्य रूप से रेडियो नाटक में हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्वर मुद्राएं जो हैं, केवल जब आप टीवी पर देख रहे होते हैं, स्टेज पर होते हैं, तो जो मुद्राएं हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो आपके सामने होती हैं, आपको उसमें चीज़ें दिखाई पड़ रही होती हैं। तो यहाँ पर जब हम रेडियो नाटक की बात करते हैं तो स्वर मुद्राओं की भी बात होती है। स्वर मुद्रा मतलब ये है, जब आप स्टेज पर देख रहे होते हैं, स्टेज पर बहुत सारी भाव भंगिमाएँ होती हैं। हम अपने हाथों से, अपने चेहरे से, अपनी आँखों से बहुत कुछ व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्रोता है उसके सामने सिर्फ हमारी आवाज़ है। तो हम अगर दुखी हैं तो हम अपनी आवाज़ के माध्यम से, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं तो भी अपनी आवाज़ के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं। और इसीलिए जब आप इसको लिखते हैं तो हमें बहुत सी बातें उसमें अतिरिक्त लिखनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं। यानी हमें ये भी बताना पड़ता है कि उस समय उसकी भाव भंगिमाएँ क्या हैं, और ये भाव भंगिमाएँ कहीं ना कहीं हमें संवादों के माध्यम से बतानी पड़ती हैं। ध्वनि प्रभाव, संगीत और संवाद का संयोजन, ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक बेहतरीन नाटक तैयार होता है। और ये सुनने वाले की मानस पटल पर जो सीन है, जो दृश्य है, उनको उकेरता जाता है। और हम सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि आपने इसको लिखा है। इसका मतलब अगर अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल जो हमने कहा है वो हम श्रोताओं तक पहुंचा पाए हैं। एक बात और इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें थोड़ा बहुत संगीत का भी ज्ञान हो। भले ही हम बहुत प्रोफेशनल या संगीतज्ञ नहीं हैं, लेकिन जब आप इसे लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो चेंज ओवर्स देने होते हैं, जब हम दृश्यांतर करते हैं, स्टेज पर जब हम दृश्यांतर करते हैं, वहाँ पर पर्दा होता है, वो गिर जाता है और उसमें कुछ चेंजेस कर लिए जाते हैं। जब आप टेलीविज़न पर धारावाहिक देख रहे होते हैं, उसकी अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ तैयार की जाती है वो यही मान सकते हैं कि वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसलिए जिस रूप में सुनाई पड़ रही हैं उसमें हमें दृश्य का जो रूपांतर है, या जहाँ पर हम दृश्यांतर कर रहे हैं कि सीन चेंज हो रहा है, जो सीन होते हैं रेडियो के, वो अभी भी उसे हम कट कहते हैं। यानी एक कट, दो कट, या अलग अलग कट्स में हम अपनी बात कहते हैं। और एक कट के बाद एक सीन समाप्त हो जाता है, हम उस सीन को पूरी तौर पर तैयार कर लेते हैं। इसलिए लिखने के लिए भी हमें इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम इन्हें कैसे लिखें।
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लेखन की, वो होती है भाषा शैली हमारी। किस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यानी क्यों कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हमारा श्रोता वर्ग कौन है। हम बच्चों के लिए कुछ लिख रहे हैं या हम बड़ों के लिए कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो इतिहास से जुड़ा हुआ हो, हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। तो अलग अलग तरीके से हमारी भाषा उसी हिसाब से होनी चाहिए। और रेडियो की भाषा के लिए हमेशा कहा जाता है कि रेडियो की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक आम बोलचाल की जो भाषा है, जिस पे हम रोज़ आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे से, अगर हम उस भाषा को रखेंगे, उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों के दिलो दिमाग में वो उतर जाएगा और वो आसानी से उसे समझ पाएंगे। और जो शब्द चित्र बनते हैं संवादों के आधार पर, वो जो श्रोता हैं उनके मस्तिष्क पर अंकित होते जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हमारे ही बीच के लोगों की बात हो रही है, हमारे अपने लोगों की ही बात इसमें हो रही है। तो आपको ऐसे शब्द लेने चाहिए जब हम इसका लेखन करते हैं, जिनका उच्चारण बहुत सरलता के साथ किया जा सके। क्योंकि लेखक ने तो लिख दिया है, लेकिन जब वहाँ पर उसको अभिनीत किया जाएगा, जो भी अभिनय किया जाएगा वहाँ पर, उसमें अगर उन शब्दों में ही थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो समझने वाले को भी दिक्कत पड़ेगी। और हम जब नाटक की बात कर रहे हैं तो जाहिर है नाटक आम बोलचाल में होगा, आम आदमी के हिसाब से होगा। तो बहुत लयबद्ध भाषा हो, गतिमान हो, यानी चलती रहे, बहुत आराम से लगे कि कल जैसे झरना बहता है उस तरीके से हम अपनी बात कह रहे हैं और लोगों तक बात पहुंच रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पात्र के आधार पर भाषा हो, यानी जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जिनके माध्यम से बात आप तक पहुंच रही है, तो जो चरित्र है, जो उसमें अभिनीत कर रहा है, जो हमने उसमें पात्रों का चयन किया है, वो किस तरह की भाषा बोलते हैं। यानी अगर हम एक रद्दी वाले को ले लेते हैं, हम एक हॉकर्स को ले लेते हैं, तो ज़ाहिर है हम उससे बहुत ज़्यादा परिष्कृत भाषा की उम्मीद नहीं करते। वो जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा में हमसे बात करते हैं, जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो लेखन का तो सबसे बड़ा बिंदु है वो ये है कि उस चरित्र को उसी आधार पर हम व्यक्त करें जैसा वो होता है, यानी उसी भाषा का फिर हमें इस्तेमाल करना है। अब रेडियो में जब वो चरित्र आ रहा है, ज़ाहिर है दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर इस बात को समझाना चाहता हूँ कि हम सब्ज़ी लेने बाज़ार में गए हुए हैं। अगर हम टीवी पर इसे देख रहे हैं तो वहाँ पर तो साफ साफ हमको दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरह सा बाज़ार लगी हुई है, सामने लोग बैठे हुए हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। रेडियो पर इसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि पहले तो लिखना है, दर्शाना तो हमें बाद में है। उसका जो संपादन होगा, जब उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो वो उसी आधार पर तो होगी जो हम लिखेंगे, जो एक लेखक लिखता है। कोशिश की जाती है कि उसी के इर्द गिर्द चीज़ें चलें और उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो अगर आप सब्ज़ी मंडी में हैं और ये दृश्य हमें कागज़ पर लिखना है, तो हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लिखते में हमें वहाँ का जो एक संगीत के रूप में भी हम उसमें जो शोर होगा, वहाँ जो लोग आवाज़ें लगा रहे होंगे, जो भीड़ भाड़ होगी, उस सब को समावेशित करना पड़ेगा हमें अपने आलेख में। जो बातचीत हो रही है अगर सब्ज़ी वाले से, अब वहाँ पर एक सीन है, अगर मान लीजिए एक सीन ऐसा आ जाता है, तो कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा अपने पात्र के माध्यम से ही कि हम बाज़ार में हैं। और ये आप सब्ज़ी मंडी में बातें हो सकती हैं, आपस में लोग जो पात्र हैं वही यही बात कर सकते हैं, अरे भैया ये लौकी कितने की है, अच्छा ये कैसा है। अब वो या आवाज़ें आ सकती हैं कि बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी, इस तरीके से उससे एक माहौल बनेगा पीछे बैकग्राउंड में कि आप कहीं पर किसी मार्केट में और किस मार्केट में हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो संवाद हैं वो अलग तरीके से हो सकते हैं, कहानी के आधार पर होंगे, लेकिन हमें ये सीन जब क्रिएट करना होगा तो ये बताना पड़ेगा और उसको अपने जो पात्र हैं, पात्रों के माध्यम से ही हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। इस तरीके से चित्र बनते हैं और इस तरीके से संवाद बनते हैं, आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं और नाटक जो है संवाद रूप में उसको भी विकास किया जाता है
और सूत्रधार के रूप में भी कभी कभी किया जाता है। यानी 3 तरीके से हम इस चीज़ को बताते हैं कि हम कहाँ हैं या हम कौन हैं। सूत्रधार के रूप में कोशिश करनी चाहिए कि बहुत कम इसका इस्तेमाल करें हम सूत्रधार का, एक वाचन स्वर का, जो बीच में एक बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है जो आपको परिचय देता है। शुरू में कहीं दे सकते हैं, बीच में कहीं दे सकते हैं, या जब बहुत मजबूरी हो तब इसका इस्तेमाल वैसे करना चाहिए कि सूत्रधार कुछ बताए। कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ सूत्रधार बता रहा है वो सूत्रधार ना बताकर हम कुछ कैरेक्टर, कुछ चरित्र, कुछ पात्र ऐसे उसमें बुने चुने गुने जो अपनी बात कहें और उसके माध्यम से कहें। यानी अगर पिता और पुत्र का संवाद हो रहा है तो कैसे पता चलेगा रेडियो में कि कौन उसमें पिता है, कौन पुत्र है? तो जाहिर है जो पिता हैं वो बेटे का नाम लेकर उसमें उसको बुला सकते हैं, अरे भाई राकेश बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि ये जो बातचीत हो रही है अब ये पिता और पुत्र के बीच में संवाद है। सूत्रधार को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारा जो पात्र है, जो चरित्र है, वो अकेले है, एक ये भी माध्यम होता है कि कभी कभी अकेले भी जो चरित्र होता है, जो पात्र होता है, वो धीमे धीमे खुद में बात करके कह सकता है कि अरे भाई इतने साल हो गए और कब से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ मैं। रमेश बेटा तुझे नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं लगता है। अब इससे आपको पता चल गया कि जो व्यक्ति बातचीत कर रहा है वो कोई रमेश नाम का व्यक्ति है और वो बेरोज़गार है, शायद वो नौकरी की तलाश कर रहा है। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने खुद इस बात को बता दिया। एक और महत्वपूर्ण बात, रेडियो की आचार संहिता का भी ध्यान हमें जब हम लिखते हैं इस पे रखना है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हम पढ़ें सबको। पुराने जो राइटअप्स हैं, जो पुराने लेखन करने वाले लोग हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया था, धर्मवीर भारती जी का भी नाम लिया जा सकता है, उन्होंने भी रेडियो के लिए लिखा है। बहुत सारे लोग रेडियो के लिए लिख रहे हैं, रेडियो में इसके लिए अलग से कार्यक्रम भी होते हैं। अब जो पहले का लेखन है उससे थोड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ है। अब हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं का मतलब यह है कि अब हम जब लिखते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब कोई चीज़ रेडियो पे जाती है तो उसकी जो आचार संहिता है, उसका जो ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल आपका है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आचार संहिता की मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। वैसे अगर आप राइटर हैं, इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे पढ़ें, इसके बारे में जानें। और ये जो आचार संहिता है वो भारत सरकार की तरफ से बनाई गई है। और जितने भी रेडियो चैनल्स हैं, आचार संहिता का मतलब भारत सरकार ने बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी मीडिया है केवल उसी पर ये जो है लागू होता है। ये सारे रेडियो पर लागू होता है। भले ही कुछ लोग उसका पालन उस तरह से नहीं करते, लेकिन जब सरकार तक बातें पहुंचती हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं जो इसको नियंत्रित करती हैं उन तक बातें पहुंचती हैं, तो इस पर ध्यान अवश्य दिया जाता है। सबसे पहले तो रेडियो इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसी ज़ात, किसी जाति-पात, किसी भाषा और किसी धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। कोई ऐसी बात तो नहीं हम कह दे रहे हैं, भले ही वो नाटक में कह रहे हों। कोई हमने ऐसा जाति सूचक शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया। पहले के नाटकों में इस्तेमाल होते थे, पुराने गाने भी कुछ ऐसे हैं जिनमें उस तरह के कुछ शब्द हैं, लेकिन अब काफ़ी ध्यान इसका रखना पड़ता है कि हमने कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल ना किया हो। हमने किसी धर्म पर, किसी के जो संस्कृति है उसको लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर, या राजनीतिक रूप से हमने कोई टिप्पणी ना कर दी हो। अगर हम नाटक में चुनाव दिखा रहे हैं या हम किसी नाटक को लिख रहे हैं जिसमें हम राजनीतिक रूप से चीज़ों को भी दिखा रहे हैं, तो हम उसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं ले सकते। हम अपने कोई नया नाम रख सकते हैं और उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं प्रसारित हो सकती रेडियो में जिससे गलतफहमियाँ फैलें, जिससे लोगों के बीच में वैमनस्य हो या थोड़ा भी भेदभाव, मनमुटाव पैदा करने वाली चीज़ें हों। इसे पहले ही रोक दिया जाता है और इस सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये पूरी एक आचार संहिता है। तो जब हम इसको लिख रहे हैं तो लेखन में भी हम इन बातों का ध्यान रखें। हम किसी देश पर कोई ऐसी अनुचित टिप्पणी ना कर दें जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हों, राजनीतिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो। इसके अलावा जो हमारी ध्वनि होती है या ध्वनि प्रभाव होते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। ध्वनि में संगीत आ जाता है कि किस तरीके का संगीत हम
इस्तेमाल कर रहे हैं बैकग्राउंड में, या जब सीन बना रहे हैं। क्योंकि अगर सीन दुखी है कोई व्यक्ति उसमें, तो जब हम दुख में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे और ज़्यादा रेडियो पर निखारने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम अब संगीत कैसा इस्तेमाल करें साथ में। तो जो ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो थोड़ा सा इस तरीके की, चाहे वो वायलिन हो या आप सारंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बनाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेखन में भी करना है। लेखन में कहीं ना कहीं बताना होता है कि अब के बैकग्राउंड में इस तरीके का संगीत है, कोई दृश्य चल रहा है जो बहुत दुखी कर रहा है, आपस में कोई संवाद चल रहे हैं, या कोई व्यक्ति अकेले ही दुखी है, तो उसके पीछे कैसा संगीत हो। कोई हमने ऐसा दृश्य उसमें लिखा है जहाँ पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त हो रही है, किसी की मान लीजिए कि जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके पीछे भी आप कोई म्यूज़िक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो जो सुखद एहसास दे संगीत, उस तरीके का इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा संगीत के बारे में भी जान लें जब हम रेडियो लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि आप उसमें अगर लिखेंगे साथ में कि बैकग्राउंड में इस प्रकार का संगीत है, या कोई बहुत ही ऐसा सीन है जहाँ पर झरने बह रहे हैं और प्रकृति की सुंदरता है, तो किस तरह से वहाँ पर एक सुखद संगीत भी होगा जो मन को शांति प्रदान करे। ये संगीत, या संगीत का ध्यान हमें यहाँ भी रखना पड़ता है कि हम किस प्रकार का लेखन कर रहे हैं। हम ऐतिहासिक लेखन कर रहे हैं तो किस काल की बात हम कर रहे हैं, उस काल में किस तरीके का संगीत इस्तेमाल होता था, किस तरीके के वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते थे। हम मुग़ल काल के नाटक अगर लिख रहे हैं तो उसमें किस तरीके का संगीत उस समय ज़्यादातर संतूर का इस्तेमाल उसमें होता है, तबलों का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सितार का इस्तेमाल होता है। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जब हम सीन चेंज करें, बैकग्राउंड में एक संगीत तब आपको सुनाई पड़ेगा वहाँ पर, तो उसमें भी आवश्यकता है कि हम थोड़ा सा जानें कि हम कैसा संगीत इस्तेमाल कर रहे हैं। और संगीत के अलावा जब ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि प्रभाव जो होते हैं, जो साउंड इफ़ेक्ट्स जो कहलाते हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी दृश्य को बनाने के लिए, जब आप रेडियो में से सुनते हैं तो। और इसलिए जब हम उसको लिखते हैं, जब उसको लिखा जाता है, तब भी इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके का पीछे बैकग्राउंड हम शो कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि हम किसी बहुत सुखद वातावरण में है जहाँ पर झरने बह रहे हैं, पानी बह रहे हैं, हवा जो है बहुत खूबसूरत सी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। तो अब ये सीन में कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ें आएंगी, कहीं पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ होगी। हम चाय पीने का अगर सीन कर रहे हैं, किसी ने चाय ला कर रखी, अगर वो दृश्य माध्यम है तो वहाँ पर किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती। हो सकता है चाय सामने रखी हो और चाय आपने उठाई हो, चाय पी ली। लेकिन जब आप रेडियो पर चाय पी रहे होंगे तो जब चाय रखी जाएगी तो या तो जो पात्र हैं उनमें से कोई कहेगा अरे लीजिए, चाय ठंडी ना हो जाए कहीं, या आपने चाय उठाई कि अभी तो बहुत गर्म है अभी। और जब आप ये कह रहे होंगे तो पीछे जब आप उठा रहे होंगे उसको, उसमें चाय उठाने का भी जो कप का हल्का सा टकराने का एक आवाज़ है, वही ध्वनि प्रभाव है। वो ध्वनि प्रभाव, आपके उठाने का ध्वनि प्रभाव, या आपने जब टेबल पर वो ट्रे रखी थी जिसमें चाय थी तो वो उसको रखने का, और जब आप कहीं बैठ रहे हैं, हाँ बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आप बैठ जाते हैं, तो बैठते हैं तो किस चीज़ में आप बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर एक ध्वनि प्रभाव उस बैठने का भी हो। यहाँ तक कि अगर आपने कोई अंगूठी पहन रखी है और वो नीचे गिर जाती है रेडियो में और उस अंगूठी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक उसकी भी आवाज़ वहाँ पर आनी चाहिए। और आइए अब हम लोग ये बात करते हैं कि हम सीन कैसे बनाते हैं रेडियो में। जब आप इसका लेखन करेंगे तो किस तरह से आप उसको लिखेंगे अपने शब्दों में, ये बहुत आवश्यक एक तत्व है इसका। मान लीजिए कि आप को कोई ऐसा सीन करना है जिसमें जो आपका चरित्र है वो किसी पानी में है, डूब रहा है। अब रेडियो में या तो आप अपने नरेटर के माध्यम से बताएंगे कि जो हमारा चरित्र है, पात्र है, वो पानी में है, वो पानी में डूब रहा है, वो बचने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अगर इसे आप सीन के माध्यम से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको आप अगर फील करते हैं, क्योंकि लेखन सबसे बड़ा माध्यम यह है कि हम जो भी लिखते हैं उसको महसूस करते जाते हैं, उसका अनुभव करते जाते हैं, उसकी अनुभूति लेते जाते हैं, और स्वयं को आप उस पात्र के स्थान पर जब रखते हैं तो आप के अंदर से अभिव्यक्ति अपने आप आ जाती है। पानी भरा हुआ है, नदी है, नदी में बाढ़ आई हुई है, उसमें आपका जो जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, अब वो किसी तरीके से पानी में जैसे भी गया हो, वो कहानी के आधार पर होगा, वो नाव से गिर गया या कैसे भी गिर गया, लेकिन अब वो उसमें बचने की कोशिश कर रहा है, वो पार आने की कोशिश कर रहा है, वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो वो कैसे करेगा इस प्रयास को? भले ही वो कुछ भी करे, मान लीजिए वो पानी में गिर जाता है कोई व्यक्ति और निकलने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप से आप ये दिखा सकते हैं कि एक द्वंद्व चल रहा है। वो बचने की कोशिश के लिए वो बातचीत भी आपस में कर रहा है कि अरे बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर है और पता नहीं मैं यहाँ से पार हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मुझे बचना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। अगर मैं यहाँ डूब गया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, कौन संभालेगा उन्हें? तो मेहनत करो, किसी भी तरीके से हिम्मत बना कर रखो, हार मत मानो। और वो पूरी तौर पर उसको अपने हाथ पैर चलाकर सांसों के माध्यम से करने की कोशिश करेगा। तो जैसे वो करेगा, जिस प्रकार से आप उसको महसूस करेंगे, वैसे ही उसको संवादों में उकेरने का भी प्रयत्न कीजिए कि किस प्रकार से वो हाँफता जा रहा है। और इसमें ऐसा करते हैं कि लेखन के बीच में हम जब उस संवादों को लिखते हैं तो ब्रैकेट में आगे उसके जो भी एक्शन हैं, जो कुछ भी वो भाव भंगिमाएँ हैं उसकी, उनको भी लिखना आवश्यक होता है यहाँ पर, कि वो हाँफ रहा है, वो हाथ पैर चला रहा है, बचने के लिए, पार निकलने के लिए तैरने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत सारी बातों को याद कर रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें भी जो उसके दायित्व हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उन्हें करनी है हर हाल में, और अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उसके परिवार का क्या होगा, कैसे क्या होगा। ये आप इस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से सीन क्रिएट होते रहते हैं। वो विभिन्न प्रकार से अलग अलग जगह के हो सकते हैं, जहाँ पर भी हमारा पात्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ विशेष ध्यान हैं जो हमें रखने चाहिए जब हम इसका लेखन करते हैं, कि जो संवाद हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें उसके भाव भंगिमाओं को भी लिखना है। जो पात्र है उसका जो परिवेश है, जिस परिवेश में वो व्यक्ति है, उसके आधार पर हमें संवाद लिखने होंगे, उसकी भाषा शैली के आधार पर हमें लिखना पड़ेंगे। पात्रों की प्रकृति क्या है, ये भी एक बहुत बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे पात्र का वज़न क्या है। हो सकता है वो थोड़ा सा कोई हंसने वाला कोई कैरेक्टर हो, कोई मजाकिया चरित्र हो जिसको आपको अभिव्यक्त करना है, तो वो देखने में कैसा लग रहा है, उसने क्या पहन रखा है, ये सारी बातें हमें अपने संवादों के माध्यम से बतानी होती हैं। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम जब स्टेज पर होते हैं तो जो वेशभूषा होती है वो सामने आ जाती है, लोग देखकर पहले से ही हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई इस तरह का चरित्र का निर्माण किया है जो बहुत हंसमुख टाइप का है, उल्टी सीधी चीज़ें उसने पहन रखी हैं, तो जाहिर है किसी दूसरे व्यक्ति से आपको यहाँ पर संवाद भी कहलवाने होंगे उसके आधार पर कि भाई तुमने क्या पहना है या किस तरह की चीज़ें हैं भाई तुम्हारी। और आपके लेखन में भी, हमारे संवादों में भी वो चीज़ झलकनी चाहिए कि जब दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है तो किस प्रकार से वो हंसकर ही बात करेगा कि भाई मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, कैसी चीज़ मुझे दिख रही है। तो वो हमारी आवाज़ में, हमारी बातचीत में भी आ जानी चाहिए। इस पर स्पष्ट हो जाती है स्थिति इस प्रकार से कि व्यक्ति कैसा है, उसका वज़न बहुत बढ़ गया है, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं हमें अपने संवादों के माध्यम से उसे व्यक्त कर लेना होता है कि वो बताए कि भाई, या दूसरा कोई कह रहा है कि भाई अरे भाई कुछ करो भाई, ये बैठे बैठे कब तक इतने बैठे काम करते रहते हो, तो वहीं तो टोन बाहर आ गई। तो हमें संवादों के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें स्पष्ट करना है। सारी बातें बातचीत के माध्यम से सुनने वाले के दिमाग में जाएंगी, और तब वो आपका एक चरित्र जो भी है उसका चित्र बनाएगा, और तब वो आपको अपनी मन की आँखों से देख रहा होगा। तो ये बातें हमें बहुत ध्यान में रखने वाली होती हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि ये नाटक जो हम रेडियो के लिए लिख रहे हैं, हम इसे बहुत लंबा नहीं करते।
अगर कहानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, लंबी है, तो फिर वो धारावाहिक के रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है। 15 से 20 मिनट या बहुत अगर है तो 30 मिनट, ताकि जो सुनने वाला है उसे ऐसा ना लगे, वो कहीं भी उसको लगेगा कि वो बोर हो रहा है। रेडियो में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके हाथ में आपका पूरा कंट्रोल है। जैसे ही उसको चीज़ ठीक नहीं लगेगी, वो उसको घुमा देगा, वो किसी दूसरे चैनल पे चला जाएगा कि अरे पता नहीं क्या सुनाना चाह रहे हैं। तो शब्दों के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से, वो जो हम चीज़ों को संगीत के माध्यम से निरूपित कर रहे हैं, वो बहुत कसावदार होनी चाहिए कि हम सुने तो सुनने वाला उसको सुनता ही रह जाए, उसको लगे कि नहीं आगे होने क्या जा रहा है। अगर दुख वाला है तो क्या उसका किसी कश्मकश में चल रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, इसके साथ क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। ये सारी बातें, ये सारे सवाल उससे पहले कि आप पूछें, आप छोड़ें, उसके जहन में आ जाएं और उसको लगे कि होगा क्या, तो वो सुनता रहेगा, लगातार वो बंधा रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा नहीं रखना है। रेडियो में वैसे भी 20 मिनट 25 मिनट के जो है इस प्रकार के चंक होते हैं, वहाँ पर समय होता है। रेडियो में समय भी सीमित होता है, दूसरे भी कार्यक्रम आ रहे होते हैं, तो हर हाल में आपको उसी टाइम फ्रेम के अंदर काम करना होता है। और इसीलिए जो चरित्र हैं, यानी जो पात्र हैं, वो कितने हों, ये बात भी ध्यान में आती है। ऐसा नहीं कि हमारी कहानी में हम पात्रों का चयन करते चले जाएं और बहुत ज़्यादा पात्र हो जाएं और उसके बाद हम ही उनको समेट ना पाएँ। सुनने वाले के जहन में, उसके दिमाग में जो चित्र बनते हैं, उसको लगे कि अरे कितने लोग आते जा रहे हैं, फिर वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो आवाज़ के माध्यम से पहचान रहा है। तो अगर 30 मिनट का लिख रहे हैं आप, तो आप 8-10 पात्र, बहुत है तो 12 पात्र रख लीजिए। 15 मिनट का अगर आपका नाटक है, 4-5 पात्र से आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा करिए पात्रों की कि जिनको फिर हमें सजाने, संवारने और प्रस्तुतिकरण में दिक्कत आए और लोगों को सुनने में भी समस्या हो और लोग उसको रिकॉल ना कर पाएँ, लोग ये ना समझ पाएँ कि अरे ये कौन अचानक से आ गया। उसको पता रहे कि इतने लोग हैं इसमें। तो पात्रों की संख्या हमें कम रखनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है नाटक समाप्त होने से पहले हम कोई ना कोई संदेश जो देना चाहते हैं या जो भी हम चीज़ लोगों के सामने लाना चाहते हैं, उसमें कितना सफल हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि रेडियो लेखन में सबसे पहले उसका अंत सोच लिया जाता है कि हमारा संदेश क्या है। इस बात को हम पहले ध्यान में रख लें कि हम लोगों तक जो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो कि वो स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाई कि नहीं हो पाई। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और मुझे याद आ रहा, किसी ने ये भी कहा है कि जब रेडियो का लेखन किया जाता है, ख़ासतौर से नाटक के लिए, तो हम अंत से आरंभ करते हैं। अंत पहले सोच लेते हैं, फिर हम उल्टा चलते हैं, हम आरंभ की तरफ जाते हैं, तब हम आरंभ में पहुंच पाते हैं और हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे ख़त्म कर देना था। फिर हम आरंभ करते हैं वहाँ से और उसको एक ताने बाने के साथ बुनते जाते हैं और इस प्रकार से एक नाटक का, एक बेहतर नाटक का आप लेखन करने में सफल हो पाते हैं।